नमस्कार। मैं वर्षा प्रगट आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। दोस्तों, आज अगर हम जम्मू कश्मीर जाना चाहते हैं तो कितने आराम से जा सकते हैं, लेकिन ये बात अगर कुछ सालों पहले, कुछ दशकों पहले अगर सोची भी जाती थी तो परमिट लेना पड़ता था। जी हाँ, मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ कि अगर उस ज़माने में किसी को जम्मू कश्मीर जाना होता था तो पहले वो भारत सरकार से परमिट लेता था और फिर उसको जाने की परमिशन मिलती थी अगर उसको जम्मू कश्मीर जाना है। क्योंकि 370 370 आर्टिकल जो था, जिसकी वजह से हमारे देश में दो विधान, दो संविधान और दो प्रधान थे। तो आज तो बिल्कुल नहीं है। हम सब जानते हैं 370 आर्टिकल जो है पूरी तरह से हट गया है और जम्मू कश्मीर एक बाकी के राज्यों की तरह ही अब देश का एक अभिन्न अंग बन चुका है, लेकिन उस ज़माने में नहीं था। तो ये जो है 370 आर्टिकल, उसके विरोध में सबसे पहले जो खड़े हुए थे वो कौन थे पता है? वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका नाम आज मैं ले रही हूँ। उनकी आज पुण्यतिथि है। आज 23 जून जो उनकी पुण्यतिथि है, क्योंकि 23 जून 1953 को उनका देहांत हुआ था, वो भी जम्मू कश्मीर में। एक ऐसा महान देशभक्त जिसने अखंड भारत का सपना देखा और जो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भी उसी राज्य की तरह बने जो हमारे राज्य थे और वो हमारे देश के साथ एक रूप हो जाए। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि 370 आर्टिकल जो है वो रहे, और इसीलिए उन्होंने जो सरकार थी तत्कालीन पंडित नेहरू की, उनके मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। ही रिजाइंड फ्रॉम हिज मिनिस्ट्री। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत ही बुद्धिमान थे और उनका जो शिक्षा का माहौल घर में था उसकी वजह से उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की। और एक बहुत बड़ी बात कि ही वॉज द यंगेस्ट वन टू जॉइन एज कुलपति ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी। फिर उसके वहाँ से जो है उनकी राजनीति जो है या राजनीतिक जीवन जो है वो शुरू हुआ। वो मिनिस्ट्री में गए और जनसंघ की स्थापना उन्होंने की। वो अध्यक्ष भी रहे, जो आज जनसंघ का रूप है, जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो बन चुकी है हमारे सामने जो आज है। तो आज हम बात करते हैं कि हमारे देश में ना बहुत ऐसे कुछ घटनाएं हैं जिसका जवाब हमको कभी नहीं मिला। और पर्टिकुलरली ऐसे 3 नेता जो महान देशभक्त थे, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया, उनकी डेथ मिस्ट्री आज भी हमारे दिल में वो प्रश्न लेकर खड़े हो जाते हैं। पहले तो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दूसरे है लाल बहादुर शास्त्री जी और तीसरे है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या ऐसा क्यों होता है कि जो तत्कालीन सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता था उनको इस तरह की जो डेथ मिली है, जो रहस्यमय ये डेथ बोल सकते हैं, वो क्यों मिली? क्या इसके पीछे कुछ षड्यंत्र होता था? ये एक सोचने वाली बात है जिसका जवाब आज तक हमको नहीं मिला। जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई है, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी नहीं हुई है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी नहीं हुई है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आर्टिकल 370 का जो विरोध किया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि वो जम्मू कश्मीर जाएंगे और वहाँ की जो जनता है जिन्होंने आंदोलन खड़ा करा था, पर्टिकुलरली जो हिंदू लोग थे, उनको वो सपोर्ट करने वाले थे। तो उन्होंने अपनी यात्रा जो है वो शुरू की और उस टाइम पे परमिट लेना था तो वो परमिट नहीं लिया, क्योंकि वो मानते थे कि हमारे ही देश में क्यों परमिट की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है, हम एक राज्य से दूसरे राज्य आराम से जा सकते हैं आज, लेकिन वो एक अपवाद था कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात कहीं से भी जाता है, जम्मू कश्मीर में जाना चाहता है तो परमिट लेना ज़रूरी होता था। और इसका विरोध करने के लिए उन्होंने बिना परमिट लेकर ही जाने का सोचा और वो निकल पड़े। जब वो निकल पड़े थे तो वो तब उनको किसी ने आगाह किया था कि आप इस तरह से मत जाइए, शायद आप जम्मू कश्मीर से वापस नहीं आ पाओगे, आपको पता नहीं है तत्कालीन सरकार क्या कर सकती है। तो उनको वो बात सच नहीं लगी। उन्होंने बोला कि मेरे और नेहरू जी के मतभेद हो सकते, कोई निजी दुश्मनी तो नहीं है, और वो निकले, डिटरमाइन होके निकले थे।
पंजाब से होते हुए वो निकलते थे। नॉर्मली होता था ऐसा कि अगर कोई बिना परमिट पंजाब बॉर्डर से जा रहा था जम्मू कश्मीर, तो पंजाब पुलिस वहाँ पे इंक्वायरी करती थी कि परमिट है नहीं है दिखाओ, अगर नहीं होता था तो वहाँ वो उनको रोक लेती थी, अरेस्ट कर लेती थी। इस तरह से प्रोसीजर होता था। लेकिन जब ये गए थे तब उनको आराम से पंजाब का बॉर्डर क्रॉस करने दिया गया, और जब वो जम्मू कश्मीर में एंटर हो गए तब जाके उनको वहाँ की जो पुलिस है उन्होंने अरेस्ट किया। और रीज़न क्या था? रीज़न ये नहीं था कि परमिट नहीं है, रीज़न ये बताया गया कि उनके आने की वजह से जम्मू कश्मीर की जो शांति है वो भंग हो सकती है, और इसलिए उनको अरेस्ट किया गया। वहाँ से लेके श्रीनगर तक पूरी रात उनको ट्रैवल करते हुए श्रीनगर लेकर गए, सेंट्रल जेल में वहाँ पे कुछ दिनों के लिए रखा। उसके बाद उनको शिफ्ट किया गया वहाँ से लगभग 16 किलोमीटर दूर एक छोटी सी कुटिया, कोई बोलते कुटिया थी, कोई बोलते एक अरेस्ट हाउस जैसा था, वहाँ पे उनको रखा गया। कोई उनसे मिल नहीं सकता था, कोई उनसे बातचीत नहीं कर सकता था। इवन वो जो लेटर्स लिखते थे अपने फैमिली मेम्बर्स को या किसी और को, तो वो चेक किए जाते थे। तो इस तरह से सारे रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगाए गए। और वहाँ का जो क्लाइमेट था, पूरी ठंड जो ज़्यादा थी, उनको शायद सहन नहीं हो रहा था, और इसकी वजह से उनको बुखार आना शुरू हुआ, पीठ में दर्द होना शुरू हो गया। तो एज सेंट्रल मिनिस्टर करके और इतने बड़े महान नेता होने के बावजूद वहाँ की जो सरकार थी शेख अब्दुल्ला के, उन्होंने कोई भी ध्यान उनके ऊपर नहीं दिया, या फिर जानबूझकर ऐसा किया कि उनको एक हॉस्पिटल लेके जाते या उनकी व्यवस्था अच्छे से करते, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक डॉक्टर अपॉइंट किया गया था, डॉक्टर अली मोहम्मद करके। वो कभी कभार आके उनकी सेहत को चेक करता था। और एक बहुत आश्चर्यकारक बात जो थी कि उसने जो इंजेक्शन लगाया था वो था स्ट्रेप्टोमाइसिन। जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये पता चला तो उन्होंने कहा कि मैं ये इंजेक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे फैमिली डॉक्टर ने मुझे बोला है कि ये आपको लेना नहीं चाहिए क्योंकि इसकी आपको एलर्जी है। इसके बावजूद भी डॉक्टर अली मोहम्मद ने क्या समझाया उनको पता नहीं, लेकिन उन्होंने वो इंजेक्शन लिया। साथ साथ में ऐसा बोला जाता है कि एक वाइट पाउडर उनको दिया गया, और वो वाइट पाउडर देने के बाद ही उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो 22 जून की रात थी जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। डॉक्टर्स को इन्फॉर्म किया गया था कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उनको सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसा कोई मिनिस्टर, फॉर्मर मिनिस्टर क्यों ना हो, लेकिन नॉर्मल इंसान को भी एम्बुलेंस में लेकर जाते हैं, उनको कार में बिठा कर लेकर गए। हॉस्पिटल में जब पहुँचे तो वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गए, और जब ट्रीटमेंट चालू करना था तो डॉक्टर भी टाइम से नहीं आए। क्या ये जानबूझकर हो रहा था? ये एक बहुत बड़ा सवाल। और उसके बाद फिर एक नर्स वहाँ पे थी, उस नर्स को एक इंजेक्शन दे के रखा डॉक्टर ने, स्ट्रेप्टोमाइसिन ही था, और डॉक्टर ने कहा कि ये इंजेक्शन उनको देना है। जब इंजेक्शन नर्स के हाथ में था तो नर्स ने वो तुरंत नहीं दिया, क्योंकि डॉक्टर मुखर्जी को शायद वहाँ पे नींद लग गई थी। तो उठने के बाद उसने इंजेक्शन दिया, और जैसे ही इंजेक्शन दिया वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि बहुत अंदर जलन हो रही है, और उसके तुरंत बाद ही उनका देहांत हो गया था। उस टाइम पे रात को 2:30 बजे थे। नर्स ने बताया कि 2:30 बजे थे, लेकिन जो सरकार बता रही थी वो था सुबह लगभग 4 बजे। तो टाइम में भी डिफरेंस है। बाद में फिर धीरे धीरे सुबह में सबको इन्फॉर्म किया गया, पत्रकारों को मिलने नहीं दिया गया था। पहले 11 बजे के बाद फिर पत्रकारों से बातचीत हुई है, और फिर बताया गया कि उनका निधन हो गया। इतना ही नहीं, पंडित नेहरू जी जो है उनको रिक्वेस्ट की थी उनकी माता जी ने कि उनका जो बेटा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, वो एक महान आत्मा जिनका निधन हो गया, उनका निधन जो है वो रहस्यमय तरीके से हुआ है, एक मिस्टीरियस कंडीशन में हुआ है, तो एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन नेहरू जी ने नहीं माना। उन्होंने ये कहा कि मैंने सारी बातें जान ली है और मुझे नहीं लगता कि कोई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्या ये जानबूझकर किया गया? एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या पंडित नेहरू चाहते थे कि इंक्वायरी ना हो? क्या पंडित नेहरू ये जानते थे कि अगर इंक्वायरी कमेटी बैठा गई तो उसकी जो आँच है उन तक आ सकती है? वो एक सवाल है। क्या पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि जो शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट है वो खतरे में आ जाए इन्वेस्टिगेशन के बाद? क्योंकि शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी काफ़ी अच्छे दोस्त थे, एक बेस्ट फ्रेंड्स के माने जाते हैं उनको। तो ये जानबूझकर इस तरह की कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, जिसके जवाब अभी तक हमको नहीं मिले हैं। और सबसे एक बड़ा सवाल जो है
जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने डॉक्टर को ये बताया कि मुझे ये इंजेक्शन नहीं देना चाहिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो उनको वो इंजेक्शन क्यों दिया गया। उनकी पर्सनल डायरी भी मिसिंग है, वो कभी मिली नहीं है। उनको जो प्रिस्क्रिप्शंस दिए गए थे वो भी कभी नहीं मिले हैं। तो ये सारी जो सिचुएशंस जो बताते हैं कि ये जो मिस्ट्री है वो सुलझी नहीं है और आज तक देश जवाब मांग रहा है। इतना ही नहीं, उनकी जो माताजी है जिन्होंने 2-3 बार खत लिखे नेहरू जी को कि इंक्वायरी की जाए, लेकिन नहीं की गई। तो इतना ही नहीं, तो नेहरू जी ने जवाब में लिखा था उनकी माताजी को कि मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अच्छे से जानता हूँ, मेरे मित्र है, मेरे प्रिय है। तो माताजी ने सवाल खड़े किए थे, अगर आप मित्र थे तो जब आप जम्मू कश्मीर गए थे उसी दौरान छुट्टियां मनाने के लिए, तब आप क्यों नहीं गए उनको मिलने के लिए? आपको मालूम तो था कि उनकी तबीयत खराब है। तो ये बिल्कुल जायज़ सवाल उन्होंने किया था। इतना ही नहीं, उस माँ ने अपना एक जवान बेटा जब खो दिया था तब उन्होंने बोला था नेहरू जी, एक ना एक दिन एक ज़रूर आएगा जब देश को आपको जवाब देना पड़ेगा और भगवान को भी देना पड़ेगा। तो आज आर्टिकल 370 नहीं है, ना ही हमको परमिट की ज़रूरत है, लेकिन जिसके लिए कुर्बानी एक तरह से दी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, उनकी डेथ मिस्ट्री अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। उनको हम विनम्र अभिवादन करते हैं। उनकी वजह से ही आज जम्मू कश्मीर एक सामान्य राज्य की तरह हमारे साथ मिला हुआ है। तो आज की बात इतनी ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।